इवनिंग सर। हम्म। गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर से हम लोग में क्या देखे थे? बेसिकली इंट्रोडक्शन था और बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे कि उसके ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, ये सारे चीजों पे हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे। कल हम लोग ऑडी क्या होता है, पीडी क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कस किए थे। आज का टारगेट ऐसे रखे हम, क्या, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को देखना हमारा, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एफओ एफ डी। फॉर्मेशन जो अभी हम लोग देखेंगे, यानी कि कोई इक्वेशंस अगर आपको देते हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्रिएट करना है ना, जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे? बेसिकली हम लोग फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाते हैं, कहाँ तक आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करता है, ठीक है। अगर लाइट आ जाते तो अच्छी बात है, क्योंकि एसी वगैरह भी सब बंद है, तो वो गर्मी लगती है, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, जहां तक भी होगा क्लास को हम आज स्किप नहीं किए, छुट्टी नहीं दिए, ताकि जितना भी हो हम लोग कुछ तो सीख ही लेंगे ना। नहीं से अच्छा है कुछ बेहतर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कुछ थोड़ा सा लाइव क्लासेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड लाइव क्लास, पीडीएफ, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 1999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रेडी करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, उसके कुछ रूल है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। क्या है? सबसे पहले आपको इक्वेशन में देखना है कि उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, या कितने पैरामीटर्स हैं। तो आपको गिनने हैं, जितने भी पैरामीटर है उतने टाइम्स उस इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको वहां पे दिए हुए रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कीजिए। अगर दो पैरामीटर है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। 3 पैरामीटर है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, राइट। हर एक डेरिवेटिव में क्या मिलेंगे, आपको एक इक्वेशन मिलेंगे। सपोज कीजिए कोई आपको इक्वेशन दिया गया है, उसमें 3 पैरामीटर्स हैं या 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो 3 टाइम आपने डेरिवेटिव किया, तो 3 इक्वेशंस वहां से निकले। एक ओरिजिनल आपके क्वेश्चन है इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन। आपको जो जितने पैरामीटर्स है ना, उसे इलिमिनेट करना है, उसे ओमिट करना है, हटाना है। उसका बहुत सारा मेथड है ना। हम लोग, आप लोग मैट्रिक्स मेथड से भी यूज कर सकते हैं, या हिट एंड ट्रायल भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो जितने सारे भी आपके इक्वेशंस में, उससे एक कम पैरामीटर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 पैरामीटर से आपने 3 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो 3 इक्वेशन वहां से आए, एक ओरिजिनल क्वेश्चन, तो कितना हो गया टोटल? 4 इक्वेशन। चारों इक्वेशन से आपको सारे पैरामीटर्स को एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बचेगा, वो नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, वही बस यहाँ पे लिखा गया है। इसका क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसके पास n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। n आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलिए या n पैरामीटर्स बोलिए, बात बराबर ही रहता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, राइट द इक्वेशन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। हम लोग इक्वेशन को लिख देंगे। फैमिली ऑफ कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कीजिएगा, तो करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। तो सारे इक्वेशन का वो एक जनरल इक्वेशन था, इसलिए उस जनरल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। बहुत सारे कर्व का एक फैमिली है, ठीक है ना, जनरल। तो वो चीज है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, क्योंकि आपके पास n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास कितने इक्वेशंस मिलेंगे? n एडिशनल इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के n+1 हो जाएंगे। सारे में से क्या करना है आपको? n आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड बचेंगे वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड फाइंड
डिफरेंशियल डिफरेंशियल फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए? कोई इक्वेशन देते हैं y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये आपके पास इक्वेशन है। इससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे वेयर a एंड b आर क्या है आपके पास? पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पैरामीटर बोलिए या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनको लिखना है, वो एक इक्वेशन, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या दो पैरामीटर है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। हाँ, करना है तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक आपके पास y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x आपके पास गिवन है, ओके। ये आपको हमने मान लिया 1। डेरिवेटिव 2 टाइम्स करना है, तो y डैश हो गया a cos का हो गया sin x प्लस b sin के कितना हो गया cos x, दो और है तो 2 टाइम्स आपको करने ही होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सेकेंड इक्वेशन। डबल डैश कितना हो गया माइनस a cos x माइनस b sin x, ये हो गए 3। इन तीनों से मेरा मेन टारगेट है ए और बी को एलिमिनेट करना। ए और बी एलिमिनेट होने के बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बचेंगे वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। तो गौर से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे y डबल डैश में, y डबल डैश अगर लिखते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास a cos x प्लस b sin x हो जाएंगे, है ना। और a cos x प्लस b sin x के वैल्यू आपके यहाँ पे है y, इसका मतलब क्या हो गया y डबल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ y, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इन तीनों में से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट वाले से हेल्प से हो गया तो हो गया, हर जगह हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों से ही आपको बेसिकली सॉल्व करना है, दोनों पैरामीटर को। मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों पैरामीटर डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्लियर है? y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। IIT जैम एमए स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा स्कोप है या अप्लाइड मैथमेटिक्स से? दोनों से है, डिपेंड करता है आप किसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। साक्षी, दोनों से ही स्कोप है, डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। जिससे भी आप पढ़ रहे हो दोनों में ही है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग फील्ड में दोनों का ही है। स्टार्ट से भी आप बहुत अच्छे स्कोप है, अप्लाइड से भी। अप्लाइड छोड़िए, अब तो प्योर से भी अच्छे अच्छे स्कोप आ गए, क्योंकि प्योर में भी क्या हो रहा है ना, अप्लाइड पोर्शन इंक्लूड हो रहे हैं। और किसी में भी अगर आप IIT में जाओगे मास्टर्स के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्योर ही पढ़ना है, अब सिलेबस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली IIT दिल्ली के भी सिलेबस अपडेट हुए हैं, उसमें 3 तरह के कर दिए हैं। स्पेशलाइजेशन में अगर हम लोग देखेंगे थर्ड सेमेस्टर के बाद, तो आप मैथमेटिक्स विद स्टैट्स जा सकते हो, मैथमेटिक्स विद अप्लाइड मैथमेटिक्स जा सकती हो, एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये भी आप जा सकती हो। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जा सकती हो, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ में जा सकती हो। तो अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा ना, आपके प्लेसमेंट हो गए, उसके जो चांसेस है वो ज्यादा हो गया। किसी को अगर स्टार्ट्स में इंटरेस्ट है, अच्छे प्लेसमेंट वहां से आ रहे हैं तो वहां जा सकते हैं। किसी को अप्लाइड के साथ अगर कंप्यूटिंग में जाना है वो जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर आपके 2 सेमेस्टर सेम रहेंगे, थर्ड से आप स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके अलग से आपको डिग्री भी मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अब हर किसी का सिलेबस अपडेट हो रहा है, अच्छी बात है। दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोप है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक एज आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, चलिए कोई भी क्वेश्चन उठाइए। इफ y इक्वल टू, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, इफ y इक्वल टू c1 c1 e टू द पावर x प्लस c2 x e टू द पावर x, ऐसा लिखे, ठीक है। फाइंड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन है where c1 and c2 are arbitrary constant, ठीक है। फटाफट से मुझे निकाल के दिखाइए, क्योंकि लिमिटेड टाइमिंग है, बैटरी बैकअप नहीं है ज्यादा मेरे पास, ठीक है। फटाफट निकाल के दिखाइए। 37 मिनट बैटरी बैकअप दिखा रहा है।
37 मिनट क्लास चलेंगे। ध्यान रखिए। सारे लेक्चर्स के पीडीएफ ग्रुप में नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग के मिलेंगे, 10 लेक्चर्स तक देंगे। बाकी आप क्लासेस कर सकती हो। ठीक है। ऐसे कि जब आप क्लास अगर ज्वाइन करो तो फिर उसमें आपको जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, बहुत बेहतरीन तरीके से अप टू नेट लेवल तक हम जैम में करवाते हैं। ठीक है। उनके नोट्स, असाइनमेंट, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज सारे मिलेंगे। ऐसे हम 10 लेक्चर्स तक ट्राई करेंगे, तो हम सेंड करेंगे पीडीएफ। बाकी आप ऐसे क्लास कर सकते हैं। ओडी कंप्लीट चलेगा आपका। ठीक है। जो यूट्यूब से भी लाइव है वो भी आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए 2 मिनट देते हैं। ओके, एक का आंसर आया। ये जस्ट समझने के लिए 4 क्वेश्चंस हम आपके लिए एज एक्सरसाइज दिए हैं, उसे आप देखिएगा। 4 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एज एक्सरसाइज। ओके, 2 के आंसर आ गए। प्रतिभा, क्या होगा आंसर? एक मिनट सर कर रही हूँ। अंजलि, जो यूट्यूब से लाइव है आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ओके। चलिए टाइम अप।
क्या यही आया है? साक्षी सही है, मजहर सही है, अंजलि गलत हो गया। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ डेरिवेटिव आप कर चुके हैं, जैसे यही डेरिवेटिव है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ये हट जाए, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप जो C1 करके लिखे या C2 का स्क्वायर या समथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन में क्या पता चला, आप जैसे जैसे डेरिवेटिव करते जाओ, अगर प्रीवियस टर्म यूज में आ रहा है उसे यूज कीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा। प्रीवियस टर्म यूज में आ रहा है कहने का मतलब हो गया, आपने वन टाइम डेरिवेटिव किया, आपको पता चला ये वाला तो यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, इसको इसे कर लेंगे, चेन रूल लगा दिया। तो अगर बन रहे हैं तो उसे यूज कीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यूज कर लिए इक्वेशन वन का, फिर डेरिवेटिव किए, फिर पता चला ये तो वैसे ही रह गया, तो इसको कहाँ से हटा सकते हैं, तो वाई डैश माइनस वाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उसको यूज कर लिए। तो जैसे जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते जाएंगे, कितने टाइम्स करने हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अगर प्रीवियस इक्वेशन यूज में आ रहे हैं तो यूज में लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेशन में, ठीक है। क्या समझ में आया सबको, बताइए। तुम्हारा भी यही है, ठीक है। हाँ, चलो बेहतर। कुछ एक्सरसाइज है, इसको एज ए एक्सरसाइज में कल बनाना। क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहले आप सोचो, ऑल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो ओरिजिन से पास करे, ठीक है। तो कैसा होगा, मान लेते हैं y बराबर mx, यही तो होगा। अगर mx प्लस सी करेंगे तो आपके c अगर नॉन जीरो है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होंगे। ओरिजिन से पास कहने का मतलब हो गया कि आपके एक्स वाई जीरो जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। एक्स के जीरो में वाई जीरो होना चाहिए तो ओरिजिन से पास होंगे। अब आपको इसमें वेरिएबल कौन है, वाई और एक्स, यही ना है। कोई भी इक्वेशन जो आपके ओरिजिन से पास होंगे स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो आपके m है वो क्या है, पैरामीटर। m वेरी कीजिएगा, अलग अलग इक्वेशन बनेगा, दैट इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हेयर m इज पैरामीटर, m पैरामीटर है, तो इससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, तो वन टाइम डेरिवेटिव करके फिर जो भी आएंगे m को एलिमिनेट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्स इन द xy प्लेन। xy प्लेन में जितने भी इक्वेशंस, अच्छा xy प्लेन में कितने स्ट्रेट लाइन है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ xy प्लेन में। आप ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, कुछ भी करो, हाँ या ना, बहुत सारे हैं। तो इसके जनरल इक्वेशन क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन जो कहीं से भी पास हो, ठीक है। अब उसमें देखिए कितने पैरामीटर हैं, जितने पैरामीटर उतना टाइम डेरिवेटिव कीजिए, काम खत्म। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए गए हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, आपको उसको डिकोड करना है, इक्वेशन लिखने हैं, पैरामीटर ढूंढने हैं, जितने पैरामीटर है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उतने टाइम डेरिवेटिव करना है। उसी तरीके से बाकी है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कल के क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको आंसर बता देंगे। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आंसर बता देंगे। ये सारा आपके चारों क्वेश्चन रहा एज ए एक्सरसाइज आज का। चलिए अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए फटाफट करके इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ देर तो चलेगा ही। हाँ, सिंपल सा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कैसा होगा, तो मान लेते हैं कि सर फर्स्ट आप ऑर्डर बोल रहे हो, ऐसा होगा। अब इसका डिग्री भी फर्स्ट है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना है। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, तो साथ में आप कुछ तो कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस 2y ले लिए, या आप ले सकते हैं e⁻xy, या आप ले सकते हैं साइन x, कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, फंक्शन ऑफ x एंड y, एनी फंक्शन, डेरिवेटिव का नहीं,
डेरिवेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ पे कर देते हैं डी स्क्वायर, हो गया गड़बड़, क्योंकि फिर और सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो एक ऑर्डर, एक डिग्री के बाद जस्ट आप फंक्शंस ले सकते हो एक्स एंड वाई का। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, सिंपल वे में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई का, चाहे वो अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, मिक्स अप, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स वाई का फंक्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, या अलग अलग तरीके हैं, कोई इसको सॉल्व भी करेगा, सिंप्लीफाई कैसे, सर एफ एक्स वाई को ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एफ वन एक्स वाई बाई एफ टू एक्स वाई, ऐसा भी बहुत कोई करेगा, डिवाइड करके हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x बाई 2y स्क्वायर बराबर 0 मान लो, है ना, या इसको हटा के यहाँ पे बराबर 0 करो, फर्क नहीं पड़ता है तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, अलग अलग तरीका है। अगर ऐसा लिखोगे तो इसको क्या करता है बहुत कोई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एफ टू डी वाई बराबर एफ वन डी एक्स, ऐसा भी लिखता है, जहां पे एफ टू एफ वन फंक्शन है एक्स और वाई के, दैट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। समटाइम्स इसको जनरली हम लोग लिखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एफ वन को क्या मान लिया एम, एफ टू को क्या मान लेते हैं माइनस ऑफ एन, एक साइड कर लेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, वेर एम एंड एंड आर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, क्या एक्स एंड वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है। So this is also first order first degree differential equation. This is also first order first degree differential equation. इसी को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा लिखने वाले हैं, और इस पे हम लोग का टारगेट है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से अप्रोक्स 5 मार्क्स आपके IIT JAM मैथमेटिक्स में आते हैं इन जनरली। तो 5 मार्क्स इससे हैं, जिसमें मेनली 4 मेथड है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन as can be written है, या इन द फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं हम लोग, अभी हम जस्ट बोले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसा कर दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, चलेगा, ऐसा लिखना है नहीं तो ऐसा कीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस ये सिंप्लीफाई है इस फॉर्म का, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऐसा या ऐसा। अब यहाँ बताना पड़ेगा मुझे where f x y m and n are functions of x and y, वो तीनों को तीनों फंक्शन है आपके x और y के, बेसिकली ये भी फंक्शन है एक्स वाई के, ये भी फंक्शन एक्स वाई के, और ये भी है। तो कोई भी मैथ लिख सकते हैं आप, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन रहे या इस टाइप के है, मेन टारगेट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड आते हैं, कौन कौन से, वेरिएबल सेपरेबल, अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं तो वहां एक मेथड आता है। सेकेंड आते हैं आपके होमोजीनियस, होमोजीनियस के एक खास पैटर्न है, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आसानी से सॉल्व होता है, लेकिन ध्यान रखिए होमोजीनियस वाले भी रिड्यूस होकर वेरिएबल सेपरेबल में ही आएंगे। तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर के फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी सिंप्लीफाई होकर वेरिएबल सेपरेबल में ही आ जाते हैं। और चौथा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है तो रिड्यूसिबल फॉर्म के हेल्प से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जब होमोजीनियस नहीं है तो नॉन होमोजीनियस को सिंप्लीफाई करते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल। जब लीनियर नहीं हो पाता है नॉन लीनियर वाले को तो ट्राई करते हैं नॉन लीनियर से लीनियर लेके आए, और लीनियर से फिर हम लोग इधर सॉल्व करें, यानी कि रिड्यूस भी करते हैं। तो नॉन लीनियर से लीनियर लाने में बर्नौली इक्वेशन यूज होता है, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो कि आपके सिलेबस में थे, जिससे नेट गेट जैम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म यहाँ पे आते हैं।
तो कई सारे मेथड है, लेकिन मेनली 4 मेथड है जहां से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो आज ट्राई करते हैं क्या, कम से कम एक अगर हो जाता है अभी तो बेहतर होगा, कम से कम अगर एक हो जाए तो बेहतर होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, मान लेते हैं मुझे सॉल्व करना है एक यहीं पे ना, एक एग्जांपल्स वगैरह से पहले थोड़ा जगह है तो कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे सॉल्व करना, 4 मेथड है ना सॉल्व करना। सपोज कीजिए हमने आपको लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x/5y। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है? हाँ है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है ये। ठीक है, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना, एक ही है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो अलग अलग मेथड से। इसमें तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करना, मेन टारगेट क्या है, इसको सिंपलीफाई करना और सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इंटीग्रेट करना, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे वही आपके मतलब जो भी इक्वेशन आएंगे वही आपके सॉल्यूशन होंगे। अब ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा जनरल वाले बहुत सारे को लेके रखता है, क्योंकि जनरल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कीजिएगा, कोरस्पॉन्डिंग वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इंटीग्रेट हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखिए ध्यान से कि यहाँ ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। कैसे? 5y को इधर लेके आते हैं और dx को हम राइट साइड लेके आते हैं, तो ये कैसा दिखेगा आपको? 5y dy 3x dx। तो मल्टीप्लाई ये वाला कौन सा वैलिड है? 3x dx वैलिड है या dx 3x वैलिड है? तो वैलिड ये है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि dx जो है ना आपके ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को ऑपरांड की आवश्यकता होती है, वो तो सामने रहेगा ना। ठीक है, पीछे नहीं। दिस इज जस्ट ए मल्टीप्लीकेशन, बट ये आपके कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से है। ठीक है, जैसा मुझे y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। ऐसा थोड़े लिखते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, वाई इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को ऑपरांड चाहिए होता है, तो उसी तरह से यहां भी है। तो ध्यान रखिएगा, dx या dy के पहले, बिफोर आप फंक्शंस को लिखिए। अब आपको लगता है सॉल्व हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या करना है सर? इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। कितने हो गए आपके पास? तो यहां से 5 y के हो जाएंगे वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 3x के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई टू। आप इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा सकते हैं या इंटीग्रल कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो किसी साइड भी लगा लीजिए। हम यहाँ पे ना c/2 लिखते हैं ताकि 2 2 2 कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हो गया 5y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया आपके आंसर। और यहाँ पे हम बोलेंगे वेर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। बहुत टाइप के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं आपके, जैसे कि मान लेते हैं दूसरा नंबर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3xy, है ना इस पैटर्न में, ये वाले इस पैटर्न में सिंप्लीफाई m dx प्लस n dy हो गया ना, m dx प्लस n dy फॉर्म में। m dx प्लस n dy करेंगे तो m इक्वल टू 3x और n इक्वल टू माइनस ऑफ 5y। एक साइड तो जाएंगे ना, अगर इसे हम राइट साइड लेंगे तो हो जाएगा, या इसे आप लेफ्ट साइड लेके आइए, आपकी मर्जी, जो भी कीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी वैसे ही कर सकते हैं। अलग अलग मेथड व टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y प्लस पाई, ये भी आपके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है। तो कितने मेथड है? बेसिकली 4 मेथड है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म होंगे या ये फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे चारों मेथड्स को लिखे हैं। अच्छा, बहुत बेहतर है, ये क्वेश्चंस भी हम आज डील किए। यहाँ पे चारों मेथड है। वी शैल डील विद द फॉलोइंग डिफरेंशियल इन सॉल्विंग। ठीक है, कैसे? मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करेंगे आज, अगर हो जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं। और होमोजेनियस
नॉन होमोजेनियस इंक्लूड है इसमें, अगर रिड्यूसिबल होंगे तो वो वाले इंक्लूड है, लीनियर नॉन लीनियर रहते हैं वो वाले भी इंक्लूड रहेंगे। एग्जैक्ट में आपका बहुत शानदार है, इससे एक क्वेश्चन 100% रहता है, होना ही है, या तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे या 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जैक्ट वाले थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, वहां बहुत मजेदार चलता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत टाइप के होते हैं। चलिए एक चीज ना, अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड क्लास है, तो हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, दुनिया के हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो पाए हैं। क्यों? बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रल की आवश्यकता होती है, और इंटीग्रेशन हर एक फंक्शंस के नहीं हो सकते हैं। हर फंक्शन के आप डेरिवेटिव कर पाओगे, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है, डेरिवेटिव कर पाओगे, बट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। डेरिवेटिव करना, रेट ऑफ चेंज निकालना, इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं उसको पार्टीशन करते हैं। तो किसी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन जो चीज कभी टूटा ही नहीं है, जो फंक्शन कभी टूटा ही नहीं है, तो उसे आप जोड़ोगे कैसे? इंटीग्रेट करना मतलब सम अप करना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। एप्लीकेशन अलग तरीके से देखता है, रेट ऑफ चेंज अलग तरीके से देखते हैं, सम अलग तरीके से देखते हैं, एंटी डेरिवेटिव अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन में। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देखने का, तो ये ध्यान रखिए, हर एक फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप आपको सिंपल सा बोल देंगे कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालिए, नहीं निकलेगा, एलिमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लिमिट लगा दीजिए तब तो निकल जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देंगे हम, न्यूमेरिकली वैल्यू देंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे विदाउट लिमिट आप इसको निकालिए, दैट इज इनडेफिनिट में निकालिए, नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, कोई फंक्शन जिसका कि आप डेरिवेटिव करने पे सिंपल e⁻x स्क्वायर आए, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है, तभी तो इसका इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये पॉसिबल होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, dy बराबर e⁻x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करते तो आपको यहां से y निकल के आ जाता, y बराबर, है ना। तो ये चीज है, इसका मतलब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में या आपके बुक्स में आएंगे, वो लिमिटेड ही क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशन फाइंड हुए हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक बहुत है, बहुत है, मतलब आप 50% भी सॉल्व नहीं करते, इतना मान के चलिए अभी तक जितना रिसर्च हुआ है, जिसके सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं। अपकमिंग में निकलेंगे, कभी ना कभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये 4 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्लियर है? अगर हम लोगों को सॉल्व करने बोले, इतना तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। इंटीग्रेशन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, एटलीस्ट फर्स्ट इंटीग्रल भी, तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि जैम 2023 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं बस अभी तक के क्लास में, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है। छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, dy बाई dx प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन आपको पता है, इनिशियल कंडीशन क्या होता है? पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर वैल्यू असाइन है, दैट मींस वी हैव पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा? अल्फा के साथ ही तो कंडीशंस है, वेयर अल्फा रियल नंबर दैन। कहता है कि ऐसा कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं जो ये वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई अल्फा मिलेंगे जो इस वैल्यू को अल्फा को सेटिस्फाई करे, एक अल्फा मिलेंगे। बोलता है यूनिक मिलेगा जो इसके इस कंडीशन के साथ, यूनिक मिलेंगे जहां पे y1 बराबर 2। तो बेसिकली कंडीशंस किसके साथ में? कंडीशंस अल्फा के साथ में है। अभी तक जितना पढ़े ना उससे ही ये सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट तो गया ही नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल गया ही नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकती हो, हिट एंड ट्रायल और अपने कॉमन सेंस से, ठीक है। जैम 2023 का क्वेश्चन है, कैसे कीजिएगा देखिए। हाँ, कैसे कीजिएगा? तो मतलब अभी तक में से छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देख के लग रहा है कि शायद ये वेरिएबल को अगर सेपरेट कर तो काम बन जाएगा। अभी वेरिएबल सेपरेबल जाएंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब क्या हो गया? dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x के फंक्शन, dy के साथ y के फंक्शन और dx के साथ x के फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा वाई,
y को हम लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितने हो गए 1/y dy इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा dx, है ना। dy के साथ y के फंक्शन हो गया, dx के साथ अल्फा, अल्फा तो रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है। चलिए इसमें थोड़ा सा ना हम लोग इंटीग्रेट लगाते हैं, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/y dy इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा dx। अब आ जाइए, तो 1/y के इंटीग्रेशन कितना होता है ln y, माइनस ऑफ अल्फा dx का हो गया x, एक कांस्टेंट चाहिए होगा ना, एक कांस्टेंट किसके फॉर्म में ले, चलिए ना ln c के फॉर्म में कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट आप किसी के भी फॉर्म में ले सकते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा c e टू द पावर माइनस अल्फा x, किसको इसको इधर लेंगे तो y बाई सी इक्वल टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, तो y बराबर c टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ध्यान रखिएगा c आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस c को हटाने के लिए एक आपको यहाँ पे दिया गया क्या y0 में 1, नाउ नाउ y0 में आपको दिया गया 1, y0 में 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 0 0, इसका मतलब c बराबर कितना हो गया 1, तो c बराबर 1 हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा x, क्योंकि जब x 0 देंगे तो y 1 आ गया। ये थे क्वेश्चन, ये था इनिशियल कंडीशन, मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया, यही है सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, एक ही आपके पास कंडीशन है, हो गया। यहां से यहां ये हम सिंप्लीफाई किए, आप अगर यहां सिंपल सी भी लिख दोगे कोई इशू नहीं है, फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ सिंपल सी भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है, फाइनल आंसर यही आएगा। क्यों, बहुत कोई सोचेगा सर यहाँ हम सिंपल सी लिखते हैं, कोई बात नहीं, y1 रखेंगे ln1 0 हो गया, x 0 हो गया प्लस c, तो 0 बराबर c, इसका मतलब c बराबर 0, इसका मतलब हो गया ln y बराबर माइनस अल्फा एक्स, तो y बराबर हो गया e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, आएगा तो वही, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी इंटीग्रल कुछ भी आप यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर इनिशियल कंडीशन दिया है तो सबका यूनिक ही आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, अब इन चारों में से कौन से ऑप्शन पॉसिबल है, क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी तक में से, हेलो। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए, अगर अल्फा की वैल्यू, नहीं सर एक मिनट रुकिए। हाँ बता दो, यही क्वेश्चन लास्ट है आज के लिए, क्योंकि लाइट अभी तक आई नहीं है, तो आई थिंक अब इन्वर्टर नहीं चलेगा। सर सेकंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन के, बहुत जल्दी कीजिए क्योंकि बैटरी परसेंटेज जो बैकअप 3 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ तक छोड़ देते हैं आज के क्लास के लिए, और ऐसा ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, आपको बताना है कि क्या होंगे, आराम से बताइएगा, ठीक है। क्योंकि लाइट का क्या है ना, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई क्या सर एमएसक्यू है क्या? बहुत कम करते हैं, क्या क्या बोले, एमएसक्यू है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, एमएसक्यू मल्टीपल नहीं है, सिलेक्ट। एमसीक्यू है, पूछा गया है, एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है, 2023 के हैं, ठीक है। आप लोग सर सोचिएगा, ऑप्शन सी। ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में, और जिससे सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपको लगता है तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा फोटो खींच के अपना सॉल्यूशन, हम भी देख लेंगे, ठीक है। आज के क्लास ना हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा क्या है कि ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, दैट्स वाई 2-3 घंटे से लाइट नहीं है, तो बैटरी बैकअप की बहुत ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो वो इससे ज्यादा नहीं दे सकता, 1 घंटे से ज्यादा बैकअप इन्वर्टर में। सर ऑप्शन सी होगा ना? ऑप्शन सी नहीं, अभी तो नहीं बोलेंगे, आप सोचिए पहले आराम से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
बहुत मजेदार है, ठीक है ना। सोचिए पहले पूरा, अभी बता देंगे तो दिमाग खुलेगा नहीं। इतना तक तो सॉल्यूशन कर ही दिए हैं, है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल अभी जस्ट बाद में देखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बहुत अच्छे से हम लोग सीख लेंगे कल के क्लास में, ठीक है। फिर भी ट्राई कीजिए इसको आराम से देख के। अभी हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन, इतना हम अभी जरूर बोलेंगे, ठीक है।